हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 7 डेटा एनालिसिस टूल्स। तो हम डेटा को कैसे एनालिसिस करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें हम 3 टूल्स का यूज़ करेंगे, एक गोल सीक, सॉल्वर और सिनारियो मैनेजर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इसी वर्कबुक में आखिर में 3 शीट्स बना के रखी हुई हैं, गोल सीक, सॉल्वर और सिनारियो मैनेजर। सबसे पहले ये देखते हैं कि गोल सीक, सिनारियो और गोल सीक, सॉल्वर और सिनारियो का मकसद क्या है। ये फोरकास्ट करने के लिए हमारे पास ये तीनों टूल्स होते हैं। यानी कि हम कोई फ्यूचर वैल्यू को अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ये तीनों टूल यूज़ होते हैं। इन तीनों टूल्स का जो इस्तेमाल है वो अपनी अपनी यानी अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे डेटा है, हमारी जो कंपनी है वो जैकेट्स बनाती है और ये यूनिट सोल्ड, यानी ये जो हमारी कंपनी ने यूनिट बेचे हुए हैं यहाँ पे वो यूनिट्स आते हैं। और नीचे है यूनिट प्राइस। एक टी शर्ट की कीमत, एक जैकेट की कीमत 600 है और उस पे एक जैकेट पे हमारा 150 रुपये ख़र्चा है, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस जो सारी जैकेट्स पे सारा ख़र्चा हो रहा है महीने का, वो 50,000 रुपये है। तो नीचे हमने प्रॉफिट निकाला हुआ है। अगर हम 200 जैकेट्स बनाएं तो हमें 40,000 का प्रॉफिट होता है। अब ये प्रॉफिट वाला जो हमारे पास नीचे है सेल है, इसमें कैलकुलेशन की हुई है। यानी कि इसमें हमने सबसे पहले जो हमारी यूनिट सेल, हमारी जो सेल्स है उसको हमने यूनिट मल्टीप्लाई बाय जो यूनिट प्राइस है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हमारी सेल आ जाएगी। यानी कि टोटल हमने कितने यूनिट सेल किए हैं। फिर उनमें से माइनस करेंगे हम हमारी जो एक यूनिट की कास्ट है, यानी कि एक जैकेट की जो कास्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो हमारी 200 जैकेट्स की कास्ट भी यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। वो इस जो हमारा प्रॉफिट है इसमें से ये भी माइनस होगी, क्योंकि ये कास्ट जो है इन जैकेट्स को बनाने में लगी है। और फिर माइनस जो ये वाला अदर एक्सपेंसेस हैं, जिसमें और बहुत सारे बिजली के और मतलब लेबर वगैरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो वाले ख़र्चे ये फ़िक्स्ड हैं। यानी ये 50,000 हैं, तो ये सारी जितने भी 200 यूनिट बनते हैं इन सब के लिए बराबर हैं और इन सारे यूनिट्स में से ये माइनस हो जाएंगे। तो इनको जब हम इंटर करते हैं तो हमारे पास 40,000 प्रॉफिट आता है। यानी कि हम 200 जैकेट्स बनाएं अगर, तो हमें महीने में अगर 200 जैकेट्स बनाते हैं, सेल करते हैं, बना के सेल करते हैं, तो हमें 40,000 प्रॉफिट मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, हम प्रॉफिट 2 लाख हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें 2 लाख प्रॉफिट हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कितने यूनिट हम सेल करें तो हमें 2 लाख प्रॉफिट मिले, इस काम के लिए गोल सीक का इस्तेमाल होता है। गोल सीक आपको मिलेगा कहाँ पे? आपने यहाँ पे ऊपर ये जो हमारे पास टैब का मेन्यू है, इसमें हम डेटा टैब पे क्लिक करते हैं तो इसका रिबन खुल जाता है। और इसमें फोरकास्ट ग्रुप में आपके पास व्हाट इफ़ एनालिसिस है, इसमें आप क्लिक करें तो इसमें 3 मेन्यू खुलते हैं। तो यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे गोल सीक पे क्लिक कर दें। अब गोल सीक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये 3 चीज़ें पूछेगा। सबसे पहले ये पूछेगा कि कौन सा सेल है जो कि आपका टारगेटेड सेल है, यानी कि जिसमें आपको वैल्यू चाहिए, तो वो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो उसके बाद ये कहता है कि इस सेल में आपकी कितनी कौन सी वैल्यू आप रखना चाहते हैं, यानी कि आपका टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट है 2 लाख प्रॉफिट। और फिर आखिरी जो तीसरा सेल है, इसमें कह रहा है कि किस किस की बेस पे आप ये वैल्यू हासिल करना चाहते हैं, यानी कौन सी वैल्यू आप चेंज करें तो ये वैल्यू आपको मिले।
तो उसके लिए हमारे पास हम यूनिट सोल्ड जो हैं इनकी बेस पे चाहते हैं। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने मुझे सारी कैलकुलेशन करके यहाँ पे बता दी, और मैं ओके करता हूँ जब, तो ये देखें ये कहता है गोल सीक कहता है अगर आप 556 जैकेट्स सेल करें तो आपको महीने का 2 लाख प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल थी इसको समझाने के लिए। आप इसको बहुत सारे और मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं सॉल्वर को कैसे यूज़ करते हैं। तो सॉल्वर में भी हमारे पास सेम वही केस है। हमारे पास जैकेट्स हैं और हम यहाँ पे भी चाहते हैं कि हम अब चाहते हैं कि हमें 1 लाख प्रॉफिट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं जी बिल्कुल 1 लाख प्रॉफिट हम चाहते हैं यहाँ पे। तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो पिछली शीट में थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो है वही काम जो हमने गोल सीक से करवाया है वो सॉल्वर से करवाते हैं। तो सॉल्वर आपको कहाँ पे मिलेगा? आप डेटा टैब में बिल्कुल लास्ट में एनालाइज के ग्रुप में पड़ा हुआ होगा। ये एक्सेल का एड इन है। तो अगर ये आपको यहाँ पे नज़र ना आए तो आपने फ़ाइल में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आपने ऐड इन्स में जाना है। ऐड इन्स में ये अभी तो हमारे पास जो एक्टिव एप्लीकेशन ऐड इन है उनमें ये सॉल्वर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है अगर आपका ये यहाँ पे इस जगह पे नहीं है तो फिर ये नीचे इस जगह पे होगा। ठीक है, तो इस पे आपने क्लिक करके यहाँ पे गो पे क्लिक करना है और फिर ओके पे क्लिक कर दें तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं सॉल्वर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप सॉल्वर पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका ये पूछ रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट है, ये वाला सेल है। मैं यहाँ पे क्लिक करके तो इस पे क्लिक कर देता हूँ। फिर अब ये हमें 3 ऑप्शन देता है। ये कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको और मकासद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप अगर कोई मैक्सिमम सेल के लिए हम मैक्सिमम कितनी सेल रखें तो उसके लिए ये कर सकते हैं, या और आप बजटिंग वगैरह के लिए मैक्सिमम कोई वैल्यू रखना चाहते हैं, मिनिमम रखना चाहते हैं। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये बेस्ट है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करके तो मेरा टारगेट अब 1 लाख सेल का है। ठीक है, और ये मुझे कह रहा है कि बाई चेंजिंग द वैल्यूज़, बाई चेंजिंग वेरिएबल सेल्स। तो कौन से सेल आप चेंज करें तो ये वाली वैल्यू आपको मिले, तो वो डेफिनेटली हमारा यूनिट सोल्ड वाला है। तो मैं इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसमें आप देखें तो ये इसमें और गोल सीक में ये फ़र्क है कि ये मोर देन वन वैल्यू भी इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस में भी चेंजेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसको भी चेंज करें तो आप ये सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप कोई कंस्ट्रेंट्स रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि हमारी जो मतलब कास्ट प्राइस है वो 500 से नीचे भी ना गिरे, क्वालिटी बुरी होगी तो आप वो चीज़ भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि हमारी जो यूनिट कास्ट है, आप एक कंस्टेंट ये भी सेट करते हैं कि हमारी जो यूनिट कास्ट है वो 200 से नीचे ना गिरे, तो आप ये यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सिंपल इसमें ये वाला टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं तो हमने ये सेल सिलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद हम ये बाकी नीचे ये जो चीज़ें हैं इन सब को छोड़ देते हैं। हम सिर्फ सॉल्व पे क्लिक करेंगे तो ये देयर इज़ अ ओके। तो इसको एक दफ़ा मैं फिर देखता हूँ इसमें कोई एरर आया हुआ है तो
फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, और वेरिएबल में हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और सॉल्व पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें रिज़ल्ट, सॉल्वर रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने आ गया है। तो इसने हमें करके दे दिया है सारा कुछ, यानी कि इसने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दे दी है। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख लें, हम अगर 333 यूनिट बेचें तो हम 1 लाख प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था सॉल्वर। और अब है सिनारियो मैनेजर। सिनारियो मैनेजर भी बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके पास वैल्यूज़ हों और आप उस हिसाब से अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सिनेरियो मैनेजर जो है वो, उसका काम भी सेम यही है, लेकिन वो एक से ज़्यादा जब आपके पास वैल्यूज़ हों आप उन पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने जब इन दोनों के साथ किया है, गोल्ड सीक और सॉल्वर के साथ, तो हमने एक ही वैल्यू चेंज की है, ये वाली यानी यूनिट सोल्ड वाली। तो आप सिनेरियो मैनेजर में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सिनेरियो मैनेजर क्या करता है, आप इसमें सिनेरियो बनाते हैं, सिचुएशंस बनाते हैं कि अगर ये सिचुएशन हो तो क्या होगा, अगर ये हो तो क्या होगा। तो इसलिए सिनेरियो मैनेजर को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपने जो इसकी जो सेल्स, जो वैल्यूज़ चेंज करनी होती हैं आप उनको सिलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूनिट सोल्ड और इसको यूनिट प्राइस जो है इनको चेंज करके देखूँगा। तो मैंने ये दो वैल्यूज़ ली हैं। और इससे पहले आप एक और काम भी कर लें कि आप इस 200 को सिलेक्ट करके और यहाँ नेम बॉक्स में आके इसका नेम रख दें यूनिट अंडरस्कोर सोल्ड, एंटर प्रेस कर दें और यहाँ पे इस सेल का नाम रखते हैं यूनिट अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है, अब आप इन दोनों को, यानी कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज करके तो हम यहाँ पे अपनी जो है वो प्रॉफिट को देखेंगे। इस प्रॉफिट के मुख्तलिफ सिनेरियोज़ देखेंगे कि फ़लाँ सिनेरियो में हमारे पास क्या क्या प्रॉफिट आता है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, और सिनेरियो मैनेजर भी आपको व्हाट इफ़ एनालिसिस में मिलेगा, तो इसमें पहले नंबर पे है, ये आप क्लिक कर दें। इसमें अब हमें सिनेरियोज़ ऐड करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहला सिनेरियो जो है ऐड करता हूँ, ओके, बैड कंडीशन। और इसमें मैंने ऑलरेडी सेल सेलेक्ट किए हुए हैं तो इसने भी कर दिए हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे अगर ये हमारे सेल सेलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं सिलेक्ट करके गया हुआ था। कमेंट्स को आप ख़त्म कर दें, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ये दोनों वैल्यूज़ दे देगा। हमारी बैड सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारे जो है 20 यूनिट सेल हो और यूनिट प्राइस हमारी 300 हो। ऐड पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा ये सिनेरियो ऑलरेडी उसमें ऐड हो चुका है। अब मैं दूसरा सिनेरियो लेता हूँ। हमारी ये वैल्यूज़ जो हैं इस दूसरे का मैं नाम रखता हूँ। यहाँ पे हमें नाम लाजमी देना है। कंडीशन दे देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आके ओके करता हूँ। और गुड में हमारा ये हो सकता है कि हमारे 400 यूनिट फॉर एग्ज़ाम्पल हम बेचें और यूनिट प्राइस हमारी 700। ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे बैड और गुड दोनों हो चुके हैं। तो अब मैं अगर बैड पे क्लिक करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो उसमें रखा था, अगर हमारा बैड हो तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि अगर आपकी महीने की सेल 20 जैकेट्स की हो तो
आपको 47,000 का नुकसान होगा। अगर हमने जो उसमें एक टारगेट रखा हुआ है कि हम अगर गुड कंडीशन में अगर हम 400 यूनिट्स बेचें तो फिर हमें ये नीचे बता रहा है कि आपकी अगर आप 400 जैकेट्स बेचते हैं और उनकी प्राइस अगर 700 है तो फिर आपको 1,70,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये होता है सिनेरियो मैनेजर। तो इसमें एक और ऑप्शन भी है। अगर आप इसमें यहाँ पे समरी पे क्लिक करें तो ये कहता है सिनेरियो समरी, और यही फील्ड सेलेक्ट रहने दें। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो एक नई शीट बना देगा। अब ये इसने नई शीट बना दी है जिसमें इसने यूनिट सोल्ड ये और बैड और गुड कंडीशंस दोनों इसने यहाँ पे शो कर दी हैं। और इसने शो किया हुआ है कि अगर गुड आपकी करंट सिचुएशन जो है वो उसमें आप 400 यूनिट सेल करें तो आपके पास ये कुछ आएगा, यानी कि आपका प्रॉफिट 1,70,000 होगा। अगर आपकी कंडीशन बैड हो, यानी कि आपकी अगर मंथली 20 यूनिट सेल करते हैं और यूनिट प्राइस 300 रखते हैं तो फिर आपको 47,000 का नुकसान होगा। और अगर आप 400 यूनिट ही रखते हैं और 700 ही आप उसका मतलब यूनिट प्राइस रखते हैं तो फिर आपको 1,70,000 होगा। आप इसमें बेशक यूनिट ऐड कर लें, तो अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो फिर आपको ये मज़ीद प्रॉफिट ज़्यादा देगा। तो ये होता है गोल्ड सॉल्वर, गोल्ड सीक सॉल्वर और सिनेरियो मैनेजर। वेलकम बैक। हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। इससे पहले हम 7 मॉड्यूल अपने कवर कर चुके हैं। आज हमारा 8वां मॉड्यूल है जो कि है डेटा विजुअलाइजेशन। हम कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए अपने डेटा को मज़ीद विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक शीट मोड एक ऐड के नाम से बना के रखी हुई है। तो इस शीट में हमारे पास ये वही रिज़ल्ट शीट है जो कि हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था। तो अब इसको हम मज़ीद विजुअलाइज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमने जिस डेटा को कंडीशनली फॉर्मेट करना होता है तो उसको हमें सिलेक्ट करना होता है, और फिर हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके तो उसको ऐसे फॉर्मेट करना होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं हम वो देखेंगे, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इनके बारे में भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले है हाईलाइट सेल रूल्स, यानी कि इसमें आप वैल्यू की बेस पे या टेक्स्ट की बेस पे या कोई डेट आपकी डेटा में है तो उसकी बेस पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेटर देन में मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाता हूँ कि उन सब सेल को फॉर्मेट कर दो जिनकी वैल्यू जो है वो के वैल्यू जो है ग्रेटर देन है हमारे पास, ग्रेटर देन है हमारे पास 80 से। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने हमें सारे वो सेल दे दिए जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। तो अब ये विजुअली हमें अच्छी तरह से नज़र आ रहा है कि ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 80+ मार्क्स लिए हुए हैं हर सब्जेक्ट में। तो इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ख़त्म हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे आके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पे क्लिक कर देंगे तो ये वो हमारे रूल ख़त्म हो गए। अब हम इसमें दूसरा लेस देन वाला ऑप्शन लगा के देखते हैं। अब मैं इसमें कहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स के मार्क्स हाईलाइट हो जाएं जो कि 40 से कम हैं, जो कि 40 से कम हैं क्योंकि वो फेल हैं। तो ये देखें इसने हमें हाईलाइट करके दे दिए ये वो स्टूडेंट हैं जो इन सब्जेक्ट्स में फ़ेल हैं, इनके 40 से कम मार्क्स हैं। तो मैं इसको दोबारा अपनी पहली पोजीशन में ले आता हूँ। उसके बाद ये रूल है जी टॉप 10 आइटम्स, और ये आपके सेम इसी तरह काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें इनमें यानी कि
इसमें अप्लाई करके देखते हैं इनमें से एक रूल। तो टॉप 10 परसेंटेजेस में मेरे पास ये परसेंटेज वाला कॉलम है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से टॉप 10 परसेंटेजेस पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखें, ये टॉप 10 में ये एक ही स्टूडेंट आता है, यानी जिसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैं इसको भी अनडू करता हूँ। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये जो बार्स वाला है ये आपके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी परसेंटेज को ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ से कोई भी एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लेता हूँ। तो अब आप देखें कि ये बार्स मुझे बता रहे हैं किसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है और किसकी कम है। तो ये इस तरह से ये वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये यूज़ होती है। उसके बाद है हमारे पास कलर स्केल्स। तो कलर स्केल्स का भी इसका इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, यूज़ नहीं है, तो इसको भी वैसे हम देख लेते हैं। ये आपकी सेल्स को कलर दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जिसको इसने ग्रीन दिया है वो उसका A+ ग्रेड है, यानी वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। और जो येलो में है वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, वो भी बेहतर हैं। और जो रेड में हैं दो, ये फेल हैं। तो इसने इनको इस तरह कलर दे के हमारे पास हमें शो कर दिया। अब इसी पे हम एक और आइकन सेट वाला करना चाहते हैं। तो आइकन सेट में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये जो रेड हैं ये हमारे पास फेल हैं। ये हमारा डेटा हमें ये जो आइकन्स हैं ये बता रहे हैं हमारे डेटा की सिचुएशन के, हमारे डेटा की क्या सूरत हाल है। जो ग्रीन है वो ठीक है, यानी वो ज़्यादातर ए और बी ग्रेड में हैं। और जो जिनके नंबर कम हैं तो उनको इसने येलो कर दिया है। तो इनका इस्तेमाल इस तरह होता है। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम नीचे रूल, ये इम्पोर्टेंट विंडो है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अपनी सेल रेंज को और यहाँ पे जाके मैं न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 6 ऑप्शन हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला है फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, यानी कि हम वैल्यूज़ के बिना पर उसको कर देते हैं। तो इसमें हम कर देते हैं जी आइकन सेट कर देते हैं, या इसमें दूसरा जो ऑप्शन है इसको देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है। तो हम इसमें फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, और उसमें नीचे आके हम ऑप्शन में फॉर्मेट सेल्स, हम किस चीज़ को, तो मैं सेल वैल्यू की बेस पे इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ। वही जो काम मैंने इससे पहले ऑप्शंस को यूज़ करके किए थे वो अब मैं इसमें कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास ज़्यादा फंक्शनैलिटी है। तो अब ये मुझे कह रहा है कि मैंने किस तरह फॉर्मेटिंग करनी है। तो मेरी वैल्यूज़ जो हैं मैं कहता हूँ जो कि लेस देन है 40 के, यानी ये मेरे फेल स्टूडेंट हैं, तो उनको फॉर्मेट दे दो, रेड कलर आ जाए उनका। ओके प्रेस करूँगा मैं, ओके पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें, ये वो स्टूडेंट हैं जो हमारे पास ये फेल हैं। उसके बाद हमारे पास मैं इसका भी आपको तरीका आ गया। इसी में मैं जाता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अपनी जो ग्रेड्स हैं स्टूडेंट के, तो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ। अब मैं फार्मूला की बेस पे इनको फॉर्मेट करूँगा। तो मैं कहता हूँ इन सब में जिन स्टूडेंट के ग्रेड में आर फार्मूला यूज़ करूँगा। आर फार्मूला का मतलब होता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो आप ये कर दो। मैं कहता हूँ L6, जहाँ से आपका ग्रेडिंग स्टार्ट हो रही है
तो आपने उस कॉलम का रेफरेंस लिखना है, वो मेरा L6 है, पहला सेल है, उसका आपने रेफरेंस लिखना है। मैं कहता हूँ अगर L6 इज़ इक्वल टू, मैं A+ वाले और दूसरे में फिर कहता हूँ L6 इज़ इक्वल टू A। मैं कहता हूँ जिनके A या A+ ग्रेड है उनको आप फॉर्मेट करो और उनको ग्रीन कलर दे दो। ये हमारे टॉपर्स हैं, यानी कि ये हम इनके लिए कोई किसी प्राइज़ वगैरह स्कॉलरशिप देना चाहते हैं इनको। तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखें 2 स्टूडेंट मेरे सिर्फ A और A+ में हैं इस सारे शीट में। तो ये होगी हमारे पास इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन फार्मूला के हिसाब से भी हमने कर ली है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी जगह पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो फॉर्मेटिंग हमारे पास हुई थी मैं उसको दोबारा लेके आता हूँ। तो अब मैं इसी फॉर्मेटिंग को, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इस फॉर्मेटिंग पे जाके और यहाँ पे मैं न्यू रूल बनाता हूँ और इस रूल में मैं कहता हूँ से इसकी वैल्यू की बेस पे जो स्टूडेंट फेल हैं तो मैं कहता हूँ जिनकी वैल्यू लेस देन है 40 उनको फॉर्मेट दे दो येलो, और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखें मेरे पास जो है वो सारे फेल स्टूडेंट का डेटा आ गया। अब मुझे हमारे कॉलेज का क्राइटेरियस जो है वो स्कूल का चेंज हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 35 मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट में पास है। तो हम 40 वाला क्राइटेरिया चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे जाके मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे और ये देखें ये हमने रूल बनाया हुआ है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं अब यहाँ पे लेस देन की इसकी जगह मैं कर दूँगा यहाँ पे 35। तो अब मेरे वो स्टूडेंट फॉर्मेट में यही रहने दूँगा। ओके पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें ये स्टूडेंट पास हो गए हमारे पास। तो अब वो स्टूडेंट पास हो जाएंगे जिनके 35 जो हैं मार्क्स हैं वो पास हो जाएंगे, और जिनके 35 से कम हैं वो फेल रहेंगे। पहले हमारा क्राइटेरिया 40 पे था। तो ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके ज़रिए आप अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हमने सीखा कि कैसे हम अपने डेटा को जो है वो उसमें लगाए हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे चेंज भी कर सकते हैं। मैक्रोस देखेंगे मैक्रोस क्या होता है, इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे मॉड्यूल 9 के नाम से एक शीट बना के रखी हुई है। सबसे पहले ये कि मैक्रोस होता क्या है। मैक्रोस आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम जो है वो बार बार करते हैं और उसको आपको रिपीट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सम करते रहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए एक्सेल ने बिल्ट इन फंक्शन बना के रखा हुआ है सम का, ठीक है। तो वो हम इजीली चंद स्टेप्स में उसको कर लेते हैं। इसी तरह मैक्रोस हम खुद रिकॉर्ड करते हैं। हम ये एक सीरीज़ ऑफ एक्शन होती है जो कि हम रिकॉर्ड कर देते हैं और फ्यूचर में उसे अप्लाई करके अपना गोल हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें मैंने डेटा एंटर किया हुआ है। ये अभी टेबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई, यानी कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी डिफरेंस है, इसकी हेडिंग्स का हेडिंग बोल्ड भी नहीं है, पता नहीं चल रहा। और अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करके देखूं तो आप देखें तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है, जो कि सही नहीं है। इसमें बॉर्डर वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें रोज़ाना टेबल्स की ज़रूरत पड़ती रहती है और हमारी एक स्पेसिफ़िक फार्मेटिंग है जिसको हम
हर बार करते रहते हैं, तो इस चीज़ को हम मैक्रोज़ के ज़रिए रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि हमें फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़े उस फॉर्मेटिंग की तो हम इजीली उसको अप्लाई कर सकें। ये होता है मैक्रोज़। मैक्रोज़ को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले आपके पास आपकी ये टैब मेन्यू में आपके पास ये वाला डेवलपर टूल होना ज़रूरी है, डेवलपर टैब होना ज़रूरी है। ये अगर आपके पास यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने फ़ाइल में जाना है और सबसे नीचे ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आपने कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है और राइट हैंड साइड पे इस पे आपको सारी टैब्स जो आपकी हैं, होम, इंसर्ट, ये आपको सब नज़र आ रही हैं। तो ये इस तरह से आपके पास आपको नज़र आने लग जाएगा। इसमें आपका ये जो यहाँ पे ये जो डेवलपर टूल है आपका इस तरह होगा, तो आपने इसको यहाँ से टिक कर देना है। तो और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इस तरह ये आपकी टैब्स में ऐड हो जाएगा। आप मैक्रोज़ रिकॉर्ड करने के लिए हम जाते हैं डेवलपर टैब में और इसमें बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है कोड, इसमें हम इस एरिया को यूज़ करके मैक्रोज़ को रिकॉर्ड भी करते हैं और रन भी करते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्रोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब हम मैक्रो स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूँगा। जब आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऊपर आपको मैक्रो का नेम देना पड़ता है। तो नेम के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें स्पेस नहीं देनी, अंडरस्कोर देना है। मैं देता हूँ जी हेड फॉर्मेट, यानी कि ये मैं हेडिंग की फॉर्मेटिंग के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद आपको शॉर्टकट की देनी पड़ती है। आप शॉर्टकट की ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और आप अगर नहीं देना चाहते तो ना दें। तो मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट की जो है वो अगर देना चाहता हूँ तो मैं वो शॉर्टकट की दूंगा यहाँ पे, यानी कि मैक्रो को रन करने के लिए, ताकि जो शॉर्टकट की पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ नहीं कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बोल्ड करने के लिए हमारे पास कंट्रोल बी होती है, तो मैं अब अगर यहाँ पे बी कंट्रोल बी को एज अ शॉर्टकट की इसके लिए इस मैक्रो को रन करने के लिए यूज़ करता हूँ तो ये मेरा मैक्रो नहीं चलेगा, क्योंकि वो उससे एक्सेल का कंट्रोल बी यानी वो बोल्ड कर देगा टेक्स्ट को, तो ये वाला काम नहीं करेगा। इसलिए आपने वो शॉर्टकट की रखनी है जो कि ऑलरेडी एक्सेल ने यूज़ ना की हो। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट एल, यानी कंट्रोल शिफ्ट एल मैंने शॉर्टकट की दे दी। ठीक है, तो या मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एच, कंट्रोल शिफ्ट एच करता हूँ और स्टोर मैक्रो इन। अब हमारे पास इसमें तीसरा जो ऑप्शन है, इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि आप मैक्रो को कहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपकी ये जो करंट वर्कबुक आपने खोली हुई है, यही ऑप्शन आपको नज़र आता है, दिस वर्कबुक, यानी कि ये इसी में सेव होगी, इसी की शीट्स में आप इसको अप्लाई कर सकेंगे और किसी जगह भी नहीं अप्लाई कर सकेंगे। पर्सनल मैक्रो बुक, अगर आपने कोई अलग से वर्कबुक बना के रखी हुई है जिसमें आप सारी मैक्रोज रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। न्यू वर्कबुक, यानी कि आप कोई भी नई वर्कबुक बना रहे हैं उसके लिए आपने बनानी है, तो आप ये न्यू वर्कबुक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हमने इसमें चूँकि दिस वर्कबुक के लिए, इसी के लिए, तो हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी वर्कबुक के लिए मैंने ये मैक्रो रिकॉर्ड करनी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन ये भी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं देता हूँ टू फॉर्मेट टेबल हेड, यानी कि टेबल की हेडिंग्स को हम जो फॉर्मेटिंग करनी है हमने इस मैक्रो के ज़रिए, ताकि कोई भी देखे इस मैक्रो को तो वो समझ जाए कि ये फॉर्मेटिंग के लिए है। अब मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो चुकी है।
उसके लिए आपने उसके ओके के बाद आपने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस इस्तेमाल करना है। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी मैक्रो नहीं काम करेगी, वो एक स्पेसिफिक सेल के लिए बन जाएगी और फिर आप उसको उसमें ही यूज़ कर सकेंगे। तो अब आपकी मैक्रो रिकॉर्ड हो रही है, इसमें आपने और कोई भी काम नहीं करना, रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है। ऑन करके अब मैं होम में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा जो भी टेबल हो उसकी हेडिंग जो है उसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए और उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ कि उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो हमेशा जो हो वो एरियल ब्लैक हो। ठीक है जी, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ़ॉन्ट कलर है वो वाइट होगा हर टेबल का, और आ, जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरह ब्लू होगा। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यानी मुझे हेडिंग के लिए ये चाहिए। और मैं नीचे आके बस मेरी ये फॉर्मेटिंग जहाँ तक होगी। अब मुझे एक और चीज़ मेरी हर हेडिंग में चाहिए, वो बॉर्डर, ताकि मैं जो भी हेडिंग अपने टेबल पे लगाऊँ उसमें बॉर्डर होना चाहिए। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया और मैं इसमें वर्टिकली लाइन भी इसको सेंटर में करता हूँ, यानी टॉप बॉटम से ये सेंटर में आ जाए, और हॉरिजेंटली भी सेंटर में कर देता हूँ। अब मेरी मैक्रो रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं डेवलपर टूल में दोबारा जाता हूँ और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। ठीक, ये मैंने मैक्रो इस्तेमाल कर ली, बना ली है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये मैक्रो अब मैंने बना ली है, इसका फ़ायदा क्या है, मैं इसको इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। मैं टेबल 2 में जाता हूँ और टेबल 2 में जाके ये मेरे टेबल की हेडिंग है। ये मैंने एक टेबल बनाया था, वैसे ही मैंने टेबल बना के इसमें सिर्फ डेटा एंटर किया था, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह अभी कोई भी नहीं हुई। तो अब अगर मैं इसको यानी कि जो मेरी रेगुलर फॉर्मेटिंग है या मेरी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि कंपनी कहती है कि सेल बैकग्राउंड जो है वो ब्लू होना चाहिए आपका हर दफ़ा, और आपकी जो आ, ये है हेडिंग है इसमें आप एरियल ब्लैक यूज़ करें। तो उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको 10 करना पड़ेगा और यहाँ से आके एरियल ब्लैक करना पड़ेगा। फिर फ़ॉन्ट कलर को वाइट रखना है और यहाँ से इसको सिलेक्ट करना, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से देना पड़ेगा, और आखिर में मुझे ये कर, यानी मुझे 4-5 स्टेप करने पड़े नया टेबल बनाने के बाद, यानी नया टेबल बना के। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ अपनी पहली स्टेट में, यानी कि इस तरह ये बिल्कुल शुरू में था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो मैक्रो बनाई थी वो देखें उसका क्या इस्तेमाल। मैं यहाँ से ये सारा जितनी भी हेडिंग्स हैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, डेवलपर टूल में जाता हूँ। आप मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें हमारी पहले से बनी हुई कुछ मैक्रोस थी। ये वाली मैक्रो हमने अभी बनाई है, हेड फॉर्मेट। तो हेड फॉर्मेट पे जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और रन पे क्लिक कर दूँगा तो ये इसने मुझे एरर दे दी है। जी, तो मैक्रोस को जब आप डेवलपर टैब को ऑन कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह से डेवलपर टैब पे क्लिक करने पे इस तरह का रिबन ओपन हो जाएगा। इसमें ये जो कोड वाला ग्रुप है इसमें हम सारा मैक्रोस का काम करते हैं। तो मैक्रोस सबसे पहले बनाते किस तरह हैं, पहले सबसे पहले हमें मैक्रोस को रिकॉर्ड करना पड़ता है और फिर हम जाके उसको अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि मैक्रोज़ में आपने यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को क्लिक करना है। सबसे पहले आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करके तो फिर आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। अगर आप रिलेटिव रेफरेंसेस नहीं
करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो आप जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किसी एक जगह के लिए बन जाएगी, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर मैक्रो का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका नाम देना पड़ता है, तो हम इसको नाम दे देते हैं फॉर्मेट अंडरस्कोर हेड। यानी कि आपने इसमें अंडरस्कोर यूज़ करना है, स्पेसेस यूज़ नहीं करनी, आइफन्स यूज़ नहीं करने। तो मैं यहाँ पे हेड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैक्रो का नेम होता है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो शॉर्टकट की। हम इस मैक्रो को चलाने के लिए कोई शॉर्टकट की अगर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कंट्रोल और मैं यहाँ पे शिफ्ट एम प्रेस करूँगा तो कंट्रोल शिफ्ट एम मेरी शॉर्टकट की बन जाएगी। तो ये मैंने इसके लिए शॉर्टकट की रख दी है यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास नीचे होता है स्टोर मैक्रो इन, यानी कि हम इस मैक्रो को जो बना रहे हैं, जो मैक्रो उसको कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले पर्सनल मैक्रो बुक, अगर आपने पहले से कोई बनी हुई मैक्रो बुक है तो उसमें आप इसको रखना चाहते हैं, या आप कोई नई वर्कबुक जब बनाएं तो उसमें ये अप्लाई हो, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। तो मैं कहता हूँ मैं सिर्फ़ इस वर्कबुक के लिए ही ये बना रहा हूँ, यानी कि इसमें मैं जितनी शीट्स बनाऊँगा उसमें ये मैक्रो काम कर सके, तो मैं थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी, ये ऑप्शनल होती है, आप देना चाहें तो दें वरना ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फॉर्मेट द हेड ऑफ टेबल, यानी कि ये मैं टेबल की हेडिंग को की फॉर्मेटिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ ये। और मैं जैसे ही ओके पे क्लिक कर दूँगा अब आपकी मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू होगी है। तो अब आप सबसे पहले ये हेडिंग को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मैं, और होम में आके इसका फ़ॉन्ट साइज़ में रखता हूँ 10, और यहाँ पे मैं आके इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैं यहाँ से कोई भी रख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये रखता हूँ बुक एंटिका, और ये मेरी रिक्वायरमेंट है मेरे हर टेबल में मुझे, यानी कि ऐसे ही करना है। तो ये मैंने रख दिया। उसके बाद मैं इसको वर्टिकली अलाइन सेंटर करता हूँ और हॉरिजॉन्टली सेंटर करता हूँ, यानी मैं जो भी टेबल बनाऊँ उसमें मेरी जो हेडिंग है वो अलाइनमेंट उसकी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो। और मैं यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर भी कर दूँगा, और मैं इसको यहाँ से जाके टेक्स्ट कलर वाइट करूँगा और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये रख दूँगा ब्लू, डार्क ब्लू। और यहाँ पे अब मुझे लास्ट में इसको बोल्ड भी करवाना है। अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ से मैक्रो को स्टॉप कर दूँगा और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को भी ऑफ़ कर दूँ। अब मैंने मैक्रो स्टार्ट कर दी है। अब इसका फ़ायदा क्या है जो मैंने मैक्रो स्टार्ट की है, तो मैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें जस्ट डेटा एंटर किया हुआ है, इसकी आप देख लें तो कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं मैक्रोज़ के ज़रिए इसकी फॉर्मेटिंग करूँ। मुझे ये सिलेक्ट करके और यहाँ से जाके इसकी अलाइनमेंट ना करनी पड़े बार बार जब भी मैं कोई टेबल बनाऊँ। तो मुझे उसका ये फ़ॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर और ये और उसको बोल्ड, ये सारे काम जो है वो मेरे एक क्लिक में हो जाने चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूँगा और डेवलपर टूल में जाऊँगा और मैक्रोज़ पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें इसमें मेरी वो मैक्रो पड़ी हुई है जिसका नाम है फॉर्मेट हेड। अब ये मैंने मैक्रो बनाई थी, इस पे मैं क्लिक करके जैसे ही रन पे क्लिक करता हूँ जी, तो जब आप डेवलपर टूल्स
को ऑप्शंस में से जाके ले आएंगे तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इस पे आपने क्लिक करना है और अब मैक्रोस रिकॉर्ड करने के लिए जो लेफ़्ट साइड पे कोड का एरिया है, कोड का ग्रुप है, इसमें से हम मैक्रोस को रिकॉर्ड भी करते हैं और फिर रन भी करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक टेबल पड़ा हुआ है जिसमें मैंने जस्ट डेटा एंटर किया हुआ है। तो इसके पहले मैं मैक्रो बनाऊंगा, फिर और उन मैक्रो को यूज़ करके इसको फॉर्मेट करूंगा। तो अगर वैसे आम रूटीन में अगर हम देखें तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इस पे इस तरह फॉर्मेटिंग करेंगे, फिर इस सारे को सिलेक्ट करके और फिर इस तरह बॉर्डर देंगे इसको, और फिर इन फॉन्ट साइज़ को बोल्ड करेंगे। तो ये जितना भी है इस पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं इस पे जितनी भी फॉर्मेटिंग की है वो ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेड, यानी कि ये जो हेडिंग्स हैं इनके लिए मैं एक मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये जो बॉडी है टेबल की इसके लिए भी मैं एक आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं पहले हेड को सिलेक्ट करता हूँ, डेवलपर टूल में जाता हूँ और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोज़, मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैक्रो का नेम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेड। इसमें आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है, स्पेस यूज़ नहीं करनी। तो मैं इसको हेड का ही नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे आप वो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे दूसरे स्टेप में जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ ना कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे बी लिख देंगे तो कंट्रोल बी हो जाएगा, और कंट्रोल बी हमारी बोल्ड करने के लिए ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पहले से की है। तो इसमें हमने वो की देनी है जो इसमें पहले से मौजूद नहीं है। तो इसके लिए बेहतर ये है आप शिफ्ट के साथ कोई भी की प्रेस कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल शिफ्ट एम मैंने इसकी शॉर्टकट की रख दी है। ये दूसरा स्टेप हो गया हमारी मैक्रो रिकॉर्डिंग में। तीसरा स्टेप है, इसमें आपने मैक्रो जो बना रहे हैं आप वो कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ये है कि आप पर्सनल मैक्रो बुक आपने एक बनाई हुई है अपने कंप्यूटर में, और आप बार बार उसके मैक्रोज़ को यूज़ करना चाहते हैं। सब मैक्रो आपने उसमें सेव करके रखे हुए हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप न्यू वर्कबुक जो बनाते हैं हर दफ़ा, आप चाहते हैं कि ये हर न्यू वर्कबुक में ये मैक्रो मेरी सेव हो जाए और मैं जब भी कोई न्यू वर्कबुक पे काम करूं तो ये इस्तेमाल हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में थर्ड ऑप्शन है दिस वर्कबुक, यानी कि ये जो मैक्रो बना रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि इसी वर्कबुक में जिस शीट पे भी मैं अप्लाई करना चाहूँ कर सकूँ। तो मैं थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके बाद मेरे पास चौथा ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का। ये ऑप्शनल है, ये शॉर्टकट की भी ऑप्शनल है और ये डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ टू फॉर्मेट हेड ऑफ टेबल, ताकि इससे पता चल जाए कि ये मेरा जो मैक्रो में बना रहा हूँ ये किस काम के लिए है। और मैं यहाँ पे ओके पे जैसे ही क्लिक कर दूँगा तो ये देखें आप स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अब हमारी मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। आपने दूसरा काम ये करना है कि यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को क्लिक करना है। ये इसलिए कि अगर आप इसको क्लिक नहीं करेंगे तो इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो मैक्रो है वो एक मखसूस सेल के लिए बनेगी, यानी कि सेल के लिए, और फिर इसी पे अप्लाई होगी और किसी जगह पे नहीं होगी। तो इसलिए आप इसको क्लिक रखें। और अब मैं जाके होम में जाता हूँ और अपनी जो हेडिंग हैं उनका फॉर्मेट एक सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग्स होंगी उनका साइज़ 12 होना चाहिए, और मैं उसको यहाँ से एक फॉन्ट स्टाइल दे देता हूँ। ये वाला मैंने फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का कलर वाइट हो और जो बैकग्राउंड है वो ये वाला हो। तो
ये 3-4 चीज़ें मैंने कर ली। फिर मैं कहता हूँ कि जो है टेक्स्ट रैप हो, यानी कि मेरी जो हेडिंग्स बड़ी होंगी वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे आ जाएं, और सेंट्रल लाइन हॉरिजॉन्टली भी, यानी कि सेंट्रल लाइन वर्टिकली सेंट्रल लाइन हो, यानी टॉप टू बॉटम भी सेंट्रल लाइन हो, और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो। और इसको जो भी ज़ाहिर है ये मेरी टेबल की हेडिंग है, तो इसके इर्द गिर्द बॉर्डर भी हर दफ़ा हो, तो मैं यहाँ से बॉर्डर ऑल पे क्लिक कर दूँगा। ये यहाँ से आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने ये भी सिलेक्ट कर दिया, और मैं इसको बोल्ड भी रखना चाहता हूँ। मुझे इतनी फॉर्मेटिंग चाहिए। अब मैं डेवलपर टूल में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दूँगा और इसको भी ऑफ़ कर दूँगा। अब मेरी मैक्रो यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड हो गई है। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जी, तो हमने मैक्रो अपनी रिकॉर्ड कर ली है। अब हम मैक्रो को यूज़ कैसे करते हैं, तो मैं अपनी मैक्रो को यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ अपनी हेडिंग्स के लिए। ये मैंने ना एक टेबल बनाया है जिसमें जस्ट मैंने एंटर कर दिया है अपना डेटा, और अब मैं इस पर अप्लाई करूँगा अपनी मैक्रो को। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग्स को सिलेक्ट कर दी, और यहाँ पे मैक्रोज़ पे क्लिक करूँगा मैं आके। तो ये देखें मेरी यहाँ पे मैक्रो मुझे शो हो रही है। तो इसमें पहले से बनी हुई जो मैक्रोज़ हैं वो आपको नीचे नज़र आ रही हैं। जी, तो इसमें हमारे पास ये जो हमने मैक्रो सेव की थी वो यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये पहले पुरानी मैक्रोज़ हैं जो हमने सेव की हुई हैं। तो हम इनको यहाँ से, ये जो हमारी है इसको भी डिलीट कर सकते हैं, तो पुरानी मैक्रोज़ को भी हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ से पुरानी मैक्रोज़ जो बनी हुई हैं उनको पहले डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे ये जो मैंने बनाई थी इसको मुझे चलाना है, तो मैं रन पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें इसने यहाँ पे चला के मुझे 1 सेकंड में मेरा जो टेबल है वो सारी फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे करके दे दी है। मैं ऐसे इसको सिलेक्ट करूँगा और डबल क्लिक करूँगा, तो ये मुझे इसने फॉर्मेटिंग सारी करके दे दी हुई है। तो इस तरह मैं इन कॉलम्स को जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ अब, यानी कि मैंने मैक्रो को यूज़ करके अपनी यहाँ पे कर दिया है अपने टेबल को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि ये तो हमने हेडिंग के लिए एक मैक्रो बनाई थी और उसको यूज़ कर लिया हमने, और उसके ज़रिए हमने अपने टेबल को फॉर्मेट कर दिया। अब बॉडी के लिए मैं एक मैक्रो दोबारा से बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई नया टेबल बना लूँ, एंट्री कर लूँ उसमें, तो बॉडी के लिए भी मुझे उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको नीचे किसी सेल में लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बॉडी लिखते हैं या आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये टेबल की बॉडी के लिए मैं एक मैक्रो बना रहा हूँ। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आऊँगा डेवलपर टैब में, और इसके रिबन में कोड वाले एरिया में मुझे मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं मैक्रो का नाम लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेबल बॉडी। याद रखें आपने अंडरस्कोर देना है, और इसकी शॉर्टकट की मैं कंट्रोल के साथ एम रख देता हूँ, और ये दिस वर्कबुक में ही होगी, और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, या मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। और अब मेरी रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो गई है। मुझे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है, और मैं होम पे जाऊँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टेबल की जो टेक्स्ट है वो हमेशा जो है वो वर्टिकली अलाइन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे है तो मैं इसको वर्टिकली यानी टॉप बॉटम से, ये जैसे ऊपर और नीचे से ये सेंटर में नज़र आए, ठीक है। जैसे ये बॉडी में हमें यहाँ पे
अब नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस सेल को थोड़ा सा खोलूं तो आप देखेंगे कि ये हमें अब यहाँ पे ये ऊपर ऊपर नीचे से बराबर नज़र आ रहा है, सेंटर में है। और मैं कहता हूँ कि ये जितनी भी हमारी इसमें डेटा हो वो लेफ़्ट अलाइन हो तो ठीक है, ये ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइन ही है। या मैं इसको भी सेंटर अलाइन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल में जितना भी डेटा हो वो सेंटर अलाइन हो। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने कर ली। उसके बाद मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ 10 कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आके मैं यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से मेरी जो फ़ॉन्ट है मैं अपने टेबल के लिए आ, ये वाली फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ बॉडी के लिए मेरी ये फ़ॉन्ट हो। ये चीज़ें होगी। अब मुझे इसमें टेक्स्ट कलर जो है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं कहता हूँ इसका टेक्स्ट कलर ब्लैक हो और बैकग्राउंड पे जो कलर हो वो लाइट डार्क ग्रे हो, लाइट ग्रे हो, सॉरी। और इस मेरे जितने भी सेल्स का डेटा है उनके गिर्द बॉर्डर भी होना चाहिए। और बस ये मुझे यही चीज़ें करनी थी इसमें। अब मैं वापस डेवलपर टैब में जाऊंगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा और इसको भी यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को भी बंद कर दूंगा। अब मैंने ये बॉडी के लिए भी मैक्रो बना ली है, यानी कि बॉडी को फॉर्मेट करने के लिए भी मैंने मैक्रो कोड रिकॉर्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आके अब इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये तो जस्ट मैंने कुछ लिख के तो उसमें अपनी फॉर्मेटिंग देखने के लिए कि ये कैसे अप्लाई होगी, तो हम यहाँ से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। आप बेशक यहाँ से ख़त्म कर दें। तो अब हमारे पास जो हमें नज़र आ रहा है टेबल वो इस तरह से है। अब मैं इस पे हमने जो दूसरी मैक्रो रिकॉर्ड की है उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैक्रो पे आके यहाँ पे मैंने बॉडी के लिए ये मैक्रो रिकॉर्ड की है और मैं रन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखना अब ये मेरे टेबल को इसने इसने जो मैंने फॉर्मेटिंग रखी थी तो इसने एज़ इट इज़ फॉर्मेट कर दिया है। 2 क्लिक्स पे मेरी जो है वो सारा जो टेबल है वो फॉर्मेट हो चुका है। तो ये होता है मैक्रो का यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास अब आगे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। तो इस टेबल में सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने टेबल में डेटा था, हमने इसकी हेडिंग्स ऊपर लिखी इस तरह लिख के और नीचे हमने इसमें डेटा टाइप कर दिया। तो अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि फॉर्मेटिंग कोई भी नहीं हुई हुई। ये जस्ट डेटा एंटर किया हुआ है, जैसे आप आम रूटीन में आपको जैसे डेटा मिला आपने लिख लिया इसमें, और जहाँ पे फार्मूलाज लगाने थे वो आपने लगा लिए। अब इसको फॉर्मेट करना है तो मैक्रोज़ हमने जो बनाए थे अब आप उनका कमाल देखना कि उनके ज़रिए हम कैसे इसको जस्ट 2 क्लिक्स में हम इसको फॉर्मेट कर देंगे। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। तो आपको याद हो कि हमने जब इसमें हमने 2 मैक्रोज़ बनाए थे, एक तो हेडिंग के लिए और दूसरा टेबल बॉडी के लिए, और उसकी हमने शॉर्टकट कीज़ भी बनाई थी। तो अब मैं शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करता हूँ। मैंने हेडिंग के लिए जो फॉर्मेटिंग के लिए मैक्रो सेव की थी उसके लिए मैंने रखी थी कंट्रोल शिफ्ट एम। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करूँगा तो ये देखें मेरी हेडिंग्स जो हैं वो सारी यहाँ पे वो होके आ गई हैं, यानी कि फॉर्मेटिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं बॉडी को ऐसे ही सिलेक्ट करूँगा और बॉडी के लिए मैंने जो मैक्रो रिकॉर्ड की थी उसके लिए मैंने शॉर्टकट की कंट्रोल एम रखी थी। तो ये देखें मेरी जो बॉडी है वो भी मैंने जस्ट इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस किया तो मेरी हेडिंग्स की हेडिंग जितनी भी थी वो फॉर्मेट हो गई। और इसी तरह मेरी बॉडी के लिए मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया, जो मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ था उसको शॉर्टकट की के ज़रिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये है मैक्रो का इस्तेमाल हम इसमें भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ
यहाँ पे मैंने इसको मेरी हेडिंग यहाँ पे आके फिनिश होती है। कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करूँगा और यहाँ पे आके कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो ये देखें मैं जस्ट 2 शॉर्टकट्स में मेरा जो है वो सारा टेबल फॉर्मेट हो चुका है। अब मैंने जो बनाई हुई है मैक्रो उसको उसके पीछे कोडिंग चल रही है, ठीक है। तो वो कोडिंग जो है आप उसमें भी मैक्रोस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करूँ तो मेरी जो मैंने जो दोनों मैक्रोज रिकॉर्ड की हुई हैं उनका पीछे ये विजुअल बेसिक ने जो कोड लिखा हुआ है वो सामने आ गया है। ये देखें, ये टेबल बॉडी के लिए मैंने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ है ये इसका सारा कोड यहाँ से आखिर तक ये लिखा हुआ आ चुका है। तो इस कोड में भी हम चेंजिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शॉर्टकट की चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे देखें अगर तो इसमें हम उसका फ़ॉन्ट वगैरह और ये चीज़ें, ये जैसे रैप टेक्स्ट की मैंने प्रॉपर्टी रखी हुई थी तो फॉल्स है, मैं इसको ट्रू कर सकता हूँ, ठीक है। ये बॉडी में मैंने उसको उस तरह नहीं किया था, यानी जब टेक्स्ट ज़्यादा हो तो ऊपर नीचे आ जाए तो वो मैंने नहीं किया था वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फॉल्स था तो मैंने इसको ट्रू कर दिया। इसी तरह आप इसमें आपको फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे मिल जाएगा कौन सी, ये देखें ये फ़ॉन्ट की जितनी भी हमारे पास हमने जहाँ वहाँ से फॉर्मेटिंग की थी ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ किसी भी फ़ॉन्ट का नाम लिखेंगे तो वो हमारी मैक्रो में सेव हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम हमारी ये फ़ॉन्ट अप्लाई होगी जब भी हम मैक्रो को यूज़ करेंगे। इसी तरह ये नीचे देखें फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये भी नज़र आ रहा है कि कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ है। तो ये सारा कुछ है, आप इसमें जो भी चेंजेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा यहाँ पे मैक्रो में और आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें। तो ये था हम मैक्रोज़ को रिकॉर्ड करना और उनको अप्लाई करना, यानी मैक्रो के ज़रिए हम डेटा को किस तरह तेज़ी से जो है वो ऑटोमेट करते हैं, यानी कि उसको तेज़ी से हम अपने डेटा में काम कर सकते हैं, एनालिसिस को उसकी फॉर्मेटिंग मैक्रोज़ के ज़रिए कर सकते हैं। मैक्रोज़ के ज़रिए जस्ट आप ये ही नहीं कर सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वहाँ पे जो मैं अपने इस लास्ट टेबल में आ जाता हूँ और वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो ये जो मैक्रोज़ बनाई हुई है, अब मैं चाहता हूँ कि ये बटन के ज़रिए काम करें तो मैं इसी डेवलपर टूल में आके यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से बटन लेता हूँ और यहाँ पे एक बटन डाल देता हूँ। इस बटन को मैं हेडिंग के लिए यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे मैं जब भी क्लिक करूँ तो ये हेड वाला जो हेडिंग के लिए फॉर्मेटिंग की है ये वाली मैक्रो चले और मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं इस ये जो मेरा बटन है इस बटन को मैं इसको रीनेम भी कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ जी फॉर्मेट हेड ही रख देता हूँ। ये मैंने इसको रीनेम कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से आके इसकी फॉर्मेटिंग पहले ख़त्म करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये मैंने क्लियर कर दी। अब जैसे ही मैं यहाँ तक ये फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये मेरी हेडिंग्स हैं तो मैं यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं इस बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें अब मेरी मैक्रो जो है वो बटन के ज़रिए रन हो रही है। और इसी तरह मैं डेवलपर टैब में आके तो इंसर्ट में यहाँ से एक और बटन लेता हूँ और उसको मैं बॉडी के लिए उस बॉडी के साथ उसको अटैच कर देता हूँ और यहाँ पे आके इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फॉर्मेट बॉडी, यानी टेबल की बॉडी को फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने मेरी मैक्रो को चला के मेरे टेबल को फॉर्मेट कर दिया है। तो इस आप बटन के ज़रिए भी
आप अपनी मैक्रोस को सेव कर सकते हैं और बटन के साथ असाइन कर देते हैं, और जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी मैक्रो आप जहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वो आपके अप्लाई हो जाती है। तो ये था मैक्रोस को रिकॉर्ड करना और उनको रन करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्नैप आईटी ट्रेनिंग। हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। हम इससे पहले हम अपने 9 मॉड्यूल कवर कर चुके हैं, जिनमें से लास्ट मॉड्यूल नंबर 9 हमने देखा था ऑटोमेशन विद मैक्रोज, कैसे हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं और उनके ज़रिए अपने वर्क को ऑटोमेट करते हैं, फास्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 10 देखेंगे, जो कि है कोलैबोरेशन एंड डेटा शेयरिंग। यानी कि आप अपनी शीट्स को, जो आप अपनी वर्क बुक्स हैं, उनको कैसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और मिलके एक वर्क बुक पे आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा यह है कि आप कैसे अपनी वर्क बुक को प्रोटेक्ट करते हैं, शीट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि उनको पासवर्ड लगाते हैं ताकि आप कोई भी बंदा उनको, फॉर एग्ज़ाम्पल इरेलीवेंट बंदा उनको ना देखे, या उसके कुछ मखसूस एरियाज़ को आप पासवर्ड के ज़रिए प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक हमारे पास ये वर्कबुक बनी हुई है जिसका नाम है रिज़ल्ट शीट, जिसमें हमारे पास ये रिज़ल्ट शीट है और लेजर अकाउंट्स हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम फ़ाइल में जाके इसको यहाँ से सेव एज़ पे क्लिक करें तो हम इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि हम इसको कैसे शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ अपनी वर्कबुक को। तो आप यहाँ पे इसी मेन्यू में नीचे शेयर पे आएँ, शेयर पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिनमें पहला ऑप्शन है शेयर विद पीपल और नीचे है ईमेल। शेयर विद पीपल क्या है? शेयर विद पीपल, जब आप इसको अपनी एक वर्कबुक फॉर एग्ज़ाम्पल बना लेते हैं या आप अभी उस पर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आप सेम उसी वर्कबुक पे काम करें और आप मिल के काम कर रहे हैं उस पर, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और सेव टू क्लाउड कर देंगे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वन ड्राइव पे क्लिक करेंगे और आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में साइन इन होना चाहिए यहाँ पे। यानी वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक क्लाउड है जिसमें आपका डेटा जाके सेव हो जाता है ऑनलाइन, और वहाँ पे आप इसको रीड भी कर सकते हैं। यानी कि आप आप जिस बंदे को चाहें, आप जिसके साथ इसका लिंक शेयर करेंगे तो वो वहाँ से रीड भी कर सकेगा और इसमें चेंजेस भी कर सकेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे साइन इन होना ज़रूरी है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ। तो मैं अभी फ़िलहाल साइन इन नहीं हूँ, तो इसमें जब आप साइन इन हो जाएंगे तो फिर आपको ये आगे 2-3 स्टेप्स में आप इसको अपलोड कर देंगे तो ये आपकी वर्कबुक जो है वो अपलोड हो जाएगी। मैं वापस जाता हूँ, उसी में शेयर में जाता हूँ, और शेयर में दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ईमेल वाला। ईमेल में सबसे पहले हमारे पास है सेंड एज अटैचमेंट, यानी कि अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो हर बंदे के पास इसकी कॉपी, जिनको आप ईमेल करेंगे, जिनके आप ईमेल इसमें ऐड करेंगे, तो ये उनकी कॉपी इसमें उनको ये कॉपी पहुंचा देगा और वो इसको रीड कर सकेंगे और उनको ये सारी वर्कबुक मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे है सेंड अ लिंक। सेंड अ लिंक जैसे शेयर विद पीपल था, तो इसमें भी सेंड अ लिंक का भी वही काम है। आप लिंक भेज देते हैं, मतलब आप लिंक शेयर करते हैं किसी के साथ। तो इसमें सबसे पहले ये आपके पास ये वाली वर्कबुक, ये शेयर लिंक सेंड अ लिंक वाला जो ऑप्शन है, इसमें आप जब एक वर्कबुक पे एक से ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं तो आप इसको सबसे पहले तो किसी जगह पे शेयर कर दें, या किसी सर्वर पे या ऑनलाइन, जैसे हमने शेयर विद पीपल में
आप इसको क्लाउड पे सेव कर दें। ये देखें इसमें ये नीचे हमें ये वार्निंग दे रहा है कि वर्कबुक मस्ट बी सेव्ड इन अ शेयर्ड लोकेशन, यानी कि एक शेयर्ड लोकेशन में होनी चाहिए, ये आपके क्लाउड पे होनी चाहिए, जहाँ से सब लोग इसको देख सकें जो आपके साथ काम करना चाहते हैं इस वर्कबुक पे। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं जब ये आप इस अभी क्योंकि ये हमने शेयर नहीं की हुई, क्लाउड पे नहीं है हमारे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमें लिंक वाला एक्टिव नहीं है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जब आप इसको शेयर ऐसे सेंड अ लिंक के ज़रिए किसी के साथ शेयर कर देते हैं, ये क्लाउड पे जब होती है तो उसमें हर बंदा इस पे मिल के काम कर सकते हैं। मसलन आप 2 लोग हैं और मुख्तलिफ़ सिटीज़ में बैठे हुए हैं, तो आप इस पे मिल के काम कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सब कुछ। तो दूसरा ये है कि आप दोनों में से जो भी इसमें चेंजिंग करेगा तो दूसरा बंदा उसको लास्ट चेंजेस जो आखिरी दफ़ा जो चेंजेस की होंगी वो दूसरा बंदा भी देख सकेगा, आप भी देख सकेंगे। तो इसमें दूसरा ये है कि ये ईमेल का साइज़ भी छोटा रखता है, यानी इसमें ये जो आपकी फ़ाइल है ये इस्तेमाल होके मतलब छोटी होके जाती है, तो जो कि इजीली ट्रांसफ़र होती है और फास्ट होती है। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है सेंड एज पीडीएफ। जब आप पीडीएफ के ज़रिए किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो जस्ट इसको देख सकता है, इसमें चेंजेस कोई भी नहीं कर सकता। सेंड एज एक्सपीएस, एक्सपीएस ये भी एक अटैचमेंट होती है और इसमें भी कोई भी कंटेंट को इसके को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपने कंटेंट को चेंज करवाना है तो फिर आप इसमें सेंड ना करें। सेंड एज इंटरनेट फैक्स जो है ये अगर आपके पास फैक्स मशीन लगी हुई है तो आप इसको डायरेक्ट फैक्स मशीन पे भेज सकते हैं, तो वहाँ पे जाके आगे जिसको आप भेजेंगे वो इसका डायरेक्ट प्रिंट ले सकता है, उसके पास प्रिंट आएगा इसका। तो ये थे हमारे पास शेयर करने के अपनी वर्कबुक जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको शेयर करने के ये तरीके होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपनी वर्कबुक को सारी को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, यानी कि इसको पासवर्ड कैसे लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जो है वो इस वर्कबुक को ना देख सके, जिसको मैं पासवर्ड दूँ वो देख सके, यानी कि वर्कबुक पूरी को इसमें दोनों जो हमारी शीट्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रिव्यू में होता है, आपको रिव्यू में जाना होता है। रिव्यू में जाके आप यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, अब प्रोटेक्ट शीट करूँगा तो जस्ट यही शीट प्रोटेक्ट होगी, और प्रोटेक्ट वर्कबुक करूँगा तो ये सारी वर्कबुक यानी इसमें दोनों जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले इसमें वर्कबुक जो है प्रोटेक्ट वर्कबुक करके देखते हैं। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझसे पासवर्ड मांगता है, तो मैं इसको पासवर्ड देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, और दोबारा मुझे वही पासवर्ड लगाना है, ओके पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दूँगा। तो अब ये मेरी जो वर्कबुक है ये प्रोटेक्ट हो चुकी है। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ करके तो मैं इसको दोबारा खोलता हूँ जब, तो अब ये प्रोटेक्टेड है। मैं इसमें यानी कि कोई भी चेंजेस अगर करना चाहूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इस सारी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, यानी इसमें सब शीट्स को भी और इसको भी, तो हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन है यहाँ पे। तो मैं जैसे ही प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें, मैं जैसे ही वर्कबुक ये sorry, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्कबुक को से मुराद है ये सारी जितनी भी वर्कबुक है हमारे पास, यानी कि इसमें ये शीट्स हैं जो, और ये सारा कुछ हमने प्रोटेक्ट करना है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मैं यहाँ पे
कोई इसको रीनेम करूं तो मैं कर सकता हूं, और इसी तरह मैं नई शीट भी एंटर कर सकता हूं और डिलीट भी कर सकता हूं। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या करता है, इसके स्ट्रक्चर को सेव करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो इसमें देखें आप, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो, तो ये जस्ट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें पासवर्ड आप ऑप्शनल है, देना चाहते हैं तो दे दें, वरना आप नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड देता हूँ और वही पासवर्ड रिपीट करता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मैं इस शीट को सेव करके बंद करता हूँ और दोबारा खोलता हूँ। तो ये देखें, अब मैं ये वाली पूरी वर्कबुक जो है रिज़ल्ट शीट, ये पूरी प्रोटेक्टेड है। अब इसके मैं स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकता, यानी कि मैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ जी। तो मैं अब इसके मेरे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें मैं नहीं कर सकता कोई भी चेंजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका क्या मतलब है, तो मैं रिज़ल्ट शीट को खोलता हूँ। अब देखें, इसमें हमने देखा था कि हम इसको रीनेम भी कर सकते थे और नई शीट भी इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन अब हम वो नहीं कर सकते। ये देखें, वो सारे ऑप्शंस डिसेबल हैं। वो क्यों कि ये प्रोटेक्ट है। अब ना इसमें मैं नई शीट, यानी इसका स्ट्रक्चर यही है कि इसमें नई शीट ऐड करनी है और इसका रीनेम वगैरह इसकी शीट्स का, तो ना मैं इसमें से कोई शीट डिलीट कर सकता हूँ इस पूरी वर्कबुक में से, और ना मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ किसी शीट को। ये होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो अगर मैं इसमें दोबारा वो सारे ऑप्शंस को इनेबल करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे, अब देखें, मैं इसमें शीट भी नहीं एंटर नहीं कर सकता, यानी कि नई शीट भी नहीं मैं इसमें डाल सकता। तो उसके लिए मैं दोबारा रिव्यू में आऊँगा और प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करूँगा और पासवर्ड जो मैंने दिया था वो लगा के अब मेरी वर्कबुक जो है वो इसमें ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मुझे अब इसको अनप्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। तो ये देखें, अब इसको मैं अगर देखूँ तो अब मेरी वर्कबुक जो है वो अनप्रोटेक्ट है, यानी कि अब प्रोटेक्टेड नहीं है ये। तो ये होता है वर्कबुक को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करना। और उसके बाद हम प्रोटेक्ट शीट वाला ऑप्शन जो है वो देखते हैं। प्रोटेक्ट शीट में आपकी सिंगल शीट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये जो लेजर वाली शीट है इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे या तो यहाँ से क्लिक करूँ या यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और यहाँ पे क्लिक करूँगा प्रोटेक्ट शीट तो सेम वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो आप जहाँ से आपकी मर्ज़ी है आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेन ऑप्शन इसका रिव्यू में है, प्रोटेक्ट शीट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये अब मुझसे पासवर्ड मांग रहा है टू प्रोटेक्ट शीट, यानी पासवर्ड। मैं अब इसको प्रोटेक्ट शीट को जब कोई पासवर्ड दूंगा तो ये मुझे मेरी इस शीट को प्रोटेक्ट कर देगा। अब मैं क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ यूज़र से, तो मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर्मेट सेल्स वाले पे क्लिक कर दूं तो वो जो है यूज़र फॉर्मेट सेल्स कर सकेगा, सेल्स को फॉर्मेट कर सकेगा। ये अब अन है, यानी कि अनचेक्ड है, तो वो हमारा यूज़र को अलाउ नहीं है। ये हम यहाँ पे अलाउ करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं कि हम इनमें यूज़र को क्या क्या चीज़ अलाउ करना चाहते हैं कि वो करे या ना करे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे, 1234 मैंने पासवर्ड दे दिया। और अब नीचे मुझे ये जो एरिया है इसमें अलाउ करना है कि यूज़र, अब मेरी इस शीट को पासवर्ड लग चुका है तो अब यूज़र क्या काम कर सकता है, मैं उसको क्या क्या चीज़ें अलाउ करता हूँ। अगर तो मैं इसमें इन सब को अनचेक कर दूँ और ओके पे क्लिक कर दूँ तो अब मेरा यूज़र जो है, मैं दोबारा इसको वही पासवर्ड दूंगा कंफर्म करने के।
और इसको मैं सेव करके क्लोज़ करता हूँ और मैं दोबारा खोलता हूँ इसको, रिज़ल्ट शीट को। तो अब देखें ये वाली लेजर वाली जो है ये मैंने शीट प्रोटेक्ट की हुई है। तो शीट प्रोटेक्ट की और मैंने यूज़र को कोई भी चीज़ अलाउ नहीं की इसमें करने के लिए, तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ना तो इसके कॉलम्स को कुछ कर सकता है, ऊपर देखें सब कुछ डिसेबल है हर चीज़। ना वो कॉलम सेलेक्ट कर सकता है, ना रोज़ को सिलेक्ट कर सकता है, ये देखें। तो कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। मैं रिव्यू में जाऊंगा और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करूँगा और 1 2 3 4 एंटर करूँगा तो ये देखें अब ये अनलॉक होगी है। अब वो अब कोई भी यूज़र इसमें कुछ भी कर सकता है, तो ये होता है। तो ये प्रोटेक्ट शीट के मज़ीद कुछ ऑप्शन देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 और मैं यहाँ पे आके यूज़र को मैं चाहता हूँ कि मेरी शीट में जो है वो सारी चीज़ें प्रोटेक्ट हों। सिर्फ यूज़र क्या कर सके, वो फॉर्मेट कर सके सेल्स को, यानी कि सिलेक्ट कर सके। ठीक है, सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये वो सेल को सिलेक्ट कर सकेगा यूज़र। सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल को भी हम उसको ऑप्शन देते हैं कि वो सिलेक्ट कर सके, वो फॉर्मेट कर सके सेल्स को, और वो फॉर्मेट कॉलम्स कर सके, फॉर्मेट रो कर सके। ठीक है जी। और हम इसको इंसर्ट रो और ये चीज़ें हम उसको अलाउ नहीं करते। हमने उसको ये सिर्फ फ़िलहाल 5 चीज़ें अलाउ की हैं। तो मैं ओके करूँगा, ये दोबारा वही पासवर्ड मांगेगा। ओके, कंट्रोल एस में इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं दोबारा इस शीट को खोलता हूँ। तो अब देखें इसमें मैं ये वाली शीट मेरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। लास्ट टाइम मैंने इसको बंद करने से पहले पासवर्ड लगाया था इस शीट को, तो ये देखें अनप्रोटेक्ट आया हुआ है, यानी कि ये शीट प्रोटेक्टेड है। ये कह रहा है इस शीट को अनप्रोटेक्ट करें फिर इसमें काम होगा। तो अब मैंने इसमें कॉलम्स और रो को सिलेक्ट करने की उसको अलाउ किया हुआ था, तो यूज़र को, तो कोई भी यूज़र जब इसको खोलेगा तो वो रोज़ एंड कॉलम्स को कर सकेगा। लेकिन इसमें मैं अब चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉलम रो इंसर्ट करूँ, तो ये देखें डिसेबल है, मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। इसी तरह मैं अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये इंसर्ट वाला ऑप्शन डिसेबल है, डिलीट भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने वहाँ पे फॉर्मेट सेल को अलाउ किया था, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो ये हेडिंग है इसका कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये मैंने वहाँ से अलाउ किया हुआ था। तो अब मैं अगर इसको अनप्रोटेक्ट करूं तो मुझे वही पासवर्ड देना पड़ेगा। ओके करूंगा तो अब मैं इसमें सब कुछ कर सकता हूं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रो इंसर्ट कर सकता हूं, कॉलम इंसर्ट कर सकता हूं, और जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो ये होता है प्रोटेक्ट शीट। कैसे आप करते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। ये हमारा लास्ट मॉड्यूल था।